हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। सो आई होप आपने सारे पुराने लेक्चर्स को लगा लिए हैं। ये उम्मीद करती हूँ आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड आज हम देखेंगे किडनी फेलियर कैसे होता है, क्या होता है। उससे पहले हम पुराना रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं मिक्चुरेशन की प्रोसेस। क्या होता है मिक्चुरेशन? तो ये बॉडी से यूरिन को पास करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। अब इस प्रोसेस में कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं एक बार और हम फिर देखेंगे। तो मिक्चुरेशन क्या है? यूरिन को बॉडी से पास करने की जो पूरी प्रोसेस है उसी को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है? तो हम जानते हैं किडनी में होता है यूरिन का फॉर्मेशन। अब किडनी में कहाँ होता है? तो किडनी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगर हम बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की तो ऐसे इसमें पिरामिड्स होते हैं एंड इसके मेडुलरी रीजन में एंड कॉर्टेक्स दोनों में ही क्या नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं और इन्हीं नेफ्रॉन में क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये यूरिन का फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सी 3 स्टेप्स? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में, नेफ्रॉन के अंदर। अब जब नेफ्रॉन के अंदर किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट जाती है जो क्या करती है? यूरिन, बने हुए यूरिन को लेके जाती है आगे रास्ते तक। अब यही कलेक्टिंग डक्ट से क्या यूरिन आता है कहाँ? यहाँ तक, यूरेटर्स तक। यूरेटर्स से यूरिन पास होता है और कहाँ इंटर करता है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्यों इंटर करता है? तो हम जानते हैं जो किडनी है वो हर टाइम पर यूरिन का फॉर्मेशन करती रहती है। ये यूरिन फॉर्मेशन कभी नहीं रुकता, बूंद बूंद यूरिन हमेशा बनता रहता है। तो अब ये बूंद बूंद जो यूरिन बन रहा है इसे कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर चाहिए। उसी कंटेनर को हम क्या बोल रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता है? आके कलेक्ट होता है और ऐसे ये कितना 300 to 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है। जब इतना यूरिन कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर तो कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिसके बाद हम यूरिन को यहाँ से पास कर देते हैं। तो यही प्रोसेस क्या होती है? मिक्चुरेशन। अब ये कैसे रिलैक्स कर देते हैं हम, कैसे कांटेक्ट कर देते हैं, तो ये सारी चीज हम जानते हैं। जब यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में हो जाता है और बूंद बूंद यूरिन आगे कलेक्ट होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो जब एक टाइम पर यूरिन ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर, वो कितना फिल हो जाता है? 300 to 400 ml तक फिल हो जाता है। अब इसके बाद ये इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। किसका? यूरिनरी ब्लैडर का। अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये स्ट्रेच होगा। तो इंटरनल साइड में यूरिनरी ब्लैडर में कुछ रिसेप्टर पड़े होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेंगे? स्ट्रेच होने लगेंगे। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा? सिग्नल पहुंचेगा कहाँ से? यहाँ से सेंसरी नर्व होती है जो सिग्नल को सेंस करके ले जाती है सीएनएस या स्पाइनल कॉर्ड तक। यहाँ तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल लेके जाएगी कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गया है, अब मुझे इसको पास कराना है। तो जब सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा तो यहाँ से बदले में एक और सिग्नल आएगा। अब वो सिग्नल कौन लेके आएगा? जो लेके जा रहा है उसे तो हम सेंसरी नर्व बोल रहे हैं। जो सिग्नल लेके आएगा मतलब कमांड देने का काम करेगा उसे हम बोलते हैं मोटर नर्व सेल्स। अब ये मोटर नर्व सेल्स क्या करेगी? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसे कॉन्टैक्ट कर देगी। जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन यहाँ से पास होगा, मतलब यूरिन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये जो मसल्स होती है, एक बात याद रखिए, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो मसल्स होती है वो कैसी होती हैं? स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मतलब ऐसा कि इनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, हम इसे अपने मर्जी से कांटेक्ट नहीं करा सकते। जब ये फेल होगा उसके बाद कुछ सेंसरी नर्व सेंस करेगा और ब्रेन तक लेके जाएगा, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी। ऐसा नहीं कि हम चाहे यूरिनरी ब्लैडर में कितना भी कांटेक्ट कराएं तो नहीं करा सकते। इसलिए यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो कौन सी मसल से बनी होती है? स्मूथ मसल से। इसलिए हम इसे डैक्टोरसल मसल्स भी कहते हैं। क्लियर? अब यूरिनरी ब्लैडर फेल हो गया है, यहाँ से इसे कांटेक्ट कराया जाएगा। कौन कांटेक्ट कराएगा? मोटर नर्व सेल्स। जैसे यूरिनरी ब्लैडर कांटेक्ट होगा तो यूरिन यहाँ से पास होने की कोशिश करेगा। अब इसे पास होना है तो यहाँ पर भी 2 दरवाजे हैं। ऐसा तो है अगर दरवाजा नहीं होगा तो कोई भी चीज इजीली अंदर बाहर आ सकती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो हर एक ऑर्गन के बाहर गेट लगा के रखे हमने। गेट क्यों लगाए? जिसे हम स्फिंक्टर बोलते हैं, ताकि हम चीजों को कंट्रोल कर सके। ठीक है? तो जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा में हमारे 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं? जैसे हमने स्टमक देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, तो स्टमक में स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर दिखा था एंड लास्ट में एक स्फिंक्टर दिखा था। क्यों होता है ये स्फिंक्टर? अगर एक बार फूड अंदर इंटर कर जाता है ताकि वो बाहर ना आ पाए
और जब वो इंटर करके तो और भी ज़्यादा अंदर ना चला जाए, वो एक स्पेस कवर करने के लिए स्फिंक्टर होते हैं, गेट होते हैं, ताकि चीज़ें वहाँ जहाँ चली गई हैं वहाँ पर थोड़ी देर तक ठहर जाए। तो वैसे ही यहाँ पर स्फिंक्टर लगे होते हैं ताकि यूरिन जो फिल हो रहा है फिल होता रहे। ऐसा नहीं है कि यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और कलेक्ट होते से डायरेक्ट निकलता जा रहा है, निकलता, ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर कंटिन्यू यूरिन बन रहा है, यहाँ पे ब्लैडर में भी आ रहा है यूरिन, ब्लैडर के बाद यहाँ पे अगर गेट नहीं होते, स्फिंक्टर नहीं होते, तो यूरिन यहाँ से भी पास होता, तो हमें 24 घंटे वॉशरूम में बैठना पड़ता, फिर तो हम अपने कोई काम ही नहीं करते, या फिर हमें बच्चों की तरह डायपर लेके चलना होता है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए जो स्फिंक्टर होते हैं ये कंट्रोल करते हैं, दोनों कंट्रोल नहीं करते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये बना होता है स्मूथ मसल से। अब हम समझ गए इतनी बात कि जो स्मूथ मसल से बनी होती है चीजें उसे हम अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। जब जो यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो इंटरनल स्फिंक्टर ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे मोटर नर्व सेल्स कमांड देती है यूरिनरी ब्लैडर को कांटेक्ट के लिए, उसी टाइम पर स्पाइनल कॉर्ड से रिलैक्स करने का सिग्नल देती किसे, इंटरनल स्फिंक्टर को, मतलब उसी टाइम पर इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है। तो जब ये कांटेक्ट होती है तो ये रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण जो यूरिन है यहाँ से इजीली पास होता है। क्योंकि अगर यहाँ से कांटेक्ट होगा और ये गेट नहीं खुलेगा, रिलैक्स नहीं होगा, तो फिर तो डर है ना यूरिनरी ब्लैडर फट ना जाए, डर है ये तो। इसीलिए सेम टाइम पे, जिस टाइम पे कांटेक्ट होगा उसी टाइम पे रिलैक्स हो जाएगा इंटरनल स्फिंक्टर। अब यहाँ से कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिलैक्स होगा तो यूरिन यहाँ से पास होगा। यूरिन जैसे ही पास होगा, ऐसा तो नहीं कि यूरिन जैसे ही पास होगा हम जहाँ बैठे वही यूरिन पास कर दे, नहीं। तो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल से बना होता है। जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर कांटेक्ट होने लगता है एंड ये रिलैक्स होता है इंटरनल स्फिंक्टर, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसे सिग्नल मिलते हैं, मतलब सेंस कर पाते हैं हम चीजों को कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं हम जहाँ बैठे वही यूरिन पास कर दे, हम पहले जगह देखते व्यवस्था बनाते हैं कि चलो वॉशरूम कहाँ है, वहां तक हम पहुंच जाए, फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अपने हिसाब से रिलैक्स करके यूरिन को पास करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। सो आई होप आपके दिमाग में मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस इजीली समझ में आ गई कि क्या होता है मिक्ट्यूरेशन। बॉडी से यूरिन को पास करने की जो पूरी प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। कैसे होता है, क्या होता है, ये चीजें क्लियर है, हम 1 से 2 से तीसरी बार ये चीज समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का क्या मतलब है। आपने अगर पिछले लेक्चर लगाए हैं, बॉडी फ्लूइड देखा है। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड, जिसमें क्या प्लाज्मा वगैरह और सेल्स होती हैं, वही तो ब्लड है। तो जब हमने देखा था बॉडी फ्लूइड, तो उसमें हमने देखा था हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर क्या होता है ये। सो हमने देखा था हार्ट का बेसिकली क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना और सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, लेकिन वो अपना काम समय से ना कर पाए या फिर अच्छे से ना कर पाए, इररिस्पॉन्सिबल हो जाए हार्ट, तो उसी को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब वो ऐसा क्यों होता है, तो ये हमारी ही लापरवाही के कारण होता है। सेम किडनी में भी कुछ ऐसे चीजें आ जाती है जिसके कारण वो अपने काम टाइम से नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं कर पाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। अभी इसका कारण कुछ भी हो सकता है। किडनी फेलियर, आप कभी एक्सीडेंट हो जाए आपको, मतलब किसी का भी यदि एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम पे भी किडनी फेलियर होने के चांसेस है, या किडनी में चोट लग जाए, किसी ने पंच मार दिया हो, या किसी भी कंडीशन के कारण किडनी फेलियर हो सकता है, या फिर आप पेन किलर ज्यादा ले तो उस टाइम पे किडनी फेलियर हो सकते हैं। क्यों हो सकती है, क्योंकि जब हम पेन किलर ज़्यादा लेते हैं तो जो किडनी की सेल्स हैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि वो अडेप्ट हो जाता है हमारे सारे ऑर्गन्स, और पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा किडनी पे ही इफेक्ट करती है। क्लियर। सो बात क्या हुई, जो किडनी फेलियर होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब चोट लग गई किडनी पे, ये भी कारण हो सकता है किडनी फेलियर का, मतलब उससे चोट लग जाए, किडनी डैमेज हो जाए, तो उस कारण वो किडनी अपने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। मतलब किडनी का बेसिकली काम क्या है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करना, मतलब ब्लड से आयंस, यूरिया, इन सब चीज़ों को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर निकालना। अगर वही वो वेस्ट प्रोडक्ट को अच्छे से बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। अब ये कैसे होता है ये हम क्लियर कर चुके हैं, चाहिए हम देखेंगे किडनी फेलियर। मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस क्लियर हो गई है। मिक्ट्यूरेशन मैंने देख लिया, यूरिन फॉर्मेशन तो हम देख चुके हैं कब का। मिक्ट्यूरेशन क्या है, जो यूरिन फॉर्म हो गया बॉडी से उसको पास करना है, उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मिक्ट्यूरेशन। यूरिन फॉर्मेशन तो देख चुके हैं, उसके बाद होगा वो, जैसे आप समझिए यूरिन बन चुका है, अब उसे बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो जो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्ट्यूरेशन। कैसे होती है, सारी चीज क्लियर है। किडनी से यूरिन बन के आता है नेफ्रॉन के थ्रू 3 स्टेप्स में, देन उसके बाद ये बूंद बूंद यूरिन आके कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाता है तो यहाँ से कुछ नर्व सेल्स निकलते हैं, ब्रेन तक जाते हैं और वो सेंस करते हैं, क्योंकि सेंसरी नर्व सेल्स है तो सेंस करके ले जाएंगे कि यूरिनरी ब्लैडर जो है फिल हो चुका है। बदले में एक और नर्व सेल्स, मतलब नर्व सेल्स नहीं बोलेंगे सिर्फ, क्या बोलेंगे, मोटर नर्व, क्योंकि ये कमांड देगी, तो कमांड देगी इसको कांटेक्ट करने का। सेम टाइम पे एक और नर्व क्या करेगी, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगी। दोनों जब कांटेक्ट और रिलैक्स सेम टाइम पर होंगे तो यहाँ से यूरिन पास करने की कोशिश होगी।
जब यूरिन यहाँ से पास होगी तो हमें सिग्नल मिलेगा और हम यूरिन को पास करेंगे हम अपने व्यवस्था के अकॉर्डिंग। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्यूरेशन। अब हम देखते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर क्या है, बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी अगर किडनी में मतलब कोई भी ऐसी चीज आ गई है या फिर उसको डैमेज हो गई है वो, या चोट लग गई है हमारी किसी लापरवाही के कारण, तो वो अपने काम को टाइम टू टाइम नहीं कर पाएगी, अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। क्लियर? अभी तो हमारा अच्छे से काम चल रहा था, अभी मतलब ये स्वस्थ इंसान की बात थी। अब ऐसे इंसान की बात होगी जिसने लापरवाही की है या फिर उसके साथ कोई घटना घट गई है, इसके कारण उसके ऑर्गन्स इफेक्ट हो चुके हैं। तो कैसे कैसे ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे ये चीज देखिए। क्लियर? क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि जैसे आपकी स्ट्रक्चर बनाया है सेम हमेशा वैसा ही रहे, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बॉडी में होते रहते हैं। कभी हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करती, कभी हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं करता, कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता। कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है उसका कारण आप भी हो सकते हैं, एनवायरमेंट भी हो सकता है, एवरीथिंग हो सकता है। क्योंकि आजकल जो एनवायरमेंट है उसमें सारी चीज पॉल्यूटेड है, तो चांसेस ज्यादा है चीज जो है हमारे ऑर्गन्स जो है इफेक्ट होने के। सो ये जो किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, कार्डियक फेलियर, ये तो आम बात हो गई है अब इंसानों के लिए। ठीक है, सो आइए हम देखते हैं आगे की बात छोड़ के अभी की बात देखते हैं कि किडनी फेलियर आखिर होता क्या है। हम डेफिनेशन अगर लिखें किसकी, किडनी फेलियर, किडनी फेलियर का क्या मतलब है, जब किडनी अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर। तो अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे व्हेन किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट मटेरियल kidney is not able to remove urea and other waste effectively from blood किडनी फेलियर क्या है, when kidney is not able to remove urea and other waste material effectively remove blood, मतलब ब्लड से जब अच्छे से हमारी किडनी अदर वेस्ट मटेरियल या यूरिया को रिमूव नहीं कर पा रही तो इसी सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा हमारी किडनी में, बॉडी में किडनी फेलियर। तो आपको समझ में आया किडनी फेलियर क्या होता है, जब आपकी किडनी किसी कारणवश अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी किडनी में चोट आई है, किसी ने पंच कर दिया है, या फिर वो डैमेज हो चुकी है, कुछ भी मतलब डैमेज होगी तभी उसमें किडनी फेलियर दिखाई देगा। फिर अब जब किडनी फेलियर हो जाता है तो क्या क्या चीज हम अब हो गया किसी कारण, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, आप किसी चीज के एडिक्ट हो गए हैं तो उस टाइम पे भी आपकी किडनी फेल हो सकती है, मतलब किसी भी चीज का ज्यादा यूज करने पर, नशा करने पर, उस चीज का वो नशे में कुछ भी चीज हो सकती है, मेडिसिन हो सकती है, अल्कोहल, सारी चीज लिवर तो इफेक्ट कर देंगी, साथ साथ ये किडनी भी करेंगी। उसी को हम क्या बोलेंगे, किडनी फेलियर। मतलब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मान लीजिए किडनी फेलियर हो चुका है, मतलब आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही हो, फेल हो गई अपने काम में, तो अब दूसरा रास्ता क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी किडनी फेल हो चुकी है, अच्छे से काम कर नहीं रही है तो मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के रास्ते होते हैं। सेम अगर किडनी फेल हो गई तो इसके कई सारे रास्ते, इट मीन्स ये किडनी फेल हुई है लेकिन अभी वो पूरी तरह से डैमेज नहीं है, मतलब उसने अपने काम को अच्छे से नहीं कर रही लेकिन वो कर रही है, तो उस टाइम पे हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो हमारे पास रास्ते हैं, एक तो एक प्रोसेस होती है जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा किडनी ट्रांसफर, किडनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? जब आपकी किडनी टोटली पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, मतलब वो अपना काम नहीं कर रही, मतलब किडनी फेलियर हो चुका है, अब वो अपने काम को नहीं कर रही। क्या काम है उसका? यूरिया को रिमूव करना एंड अदर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। वो ब्लड से नहीं कर रही और आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल, यूरिया, ये सारी चीज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। उस टाइम पे क्या होगा? आपको करना पड़ेगा किडनी ट्रांसप्लांट। अब ये किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? तो अपनी, जब देखिए किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और की किडनी को अपनी बॉडी में इम्प्लांट कराना, मतलब लगवाना अपनी बॉडी में किसी की किडनी को इंजेक्ट करना, मतलब इंजेक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन लगवाना, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है? तो ऐसा नहीं क्या कि एक जो किडनी है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें, नहीं। अगर आपकी बॉडी की दोनों ही किडनी कैसे हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी हैं, तो इस सिचुएशन में आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। आप दोनों क्यों, एक में क्यों नहीं करा सकते? अगर आपकी एक किडनी पूरी तरीके से डैमेज है, अगर वो कोई भी काम नहीं कर रही है, लेकिन बदले में दूसरी किडनी आपका वर्क कर रही है, वो सारी बॉडी का एक्स किडनी प्रोडक्ट को बाहर निकाली, तो आप एक किडनी के भरोसे रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? अब जैसे आपने बहुत लंबी, मतलब ऐसी बातें सुनी होगी, किसी की किडनी खराब हो गई है तो चलो मैं दे देता हूँ एक किडनी, कोई वाइफ है अपने हस्बैंड को किडनी दे देगी, या फिर कोई मदर है अपने बेटे या डॉटर, किसी को उसकी किडनी खराब हो गई तो दे देगी। तो अगर वो एक किडनी देगी तो एक किडनी पे खुद भी तो जिंदा है ना, सर्वाइव कर रही है। सेम अगर किसी की एक किडनी पूरी तरीके से डैमेज है लेकिन बदले में दूसरी किडनी बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो इंसान सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर उसकी दोनों ही किडनी डैमेज हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या कराना पड़ता है? इस सिचुएशन में हम कराते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। क्लियर? तो आपको अभी समझ में आया कि किडनी ट्रांसप्लांट हम कब कराते हैं? जब किसी बंदे की दोनों ही किडनी डैमेज हो जाएगी, उस टाइम पे हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी ले लें या फिर हमें कहीं भी मिल जाए। ऐसे बहुत मतलब डिफिकल्ट है किडनी को, हम किसी भी किडनी को लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी एक किडनी खराब है, तो मुझे अगर किसी की किडनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कि हर किसी की किडनी ले लूंगी, चलो यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, चलो मुझे किडनी दे दो, चलो ठीक है मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं तुझे दे दूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। किडनी ट्रांसप्लांट हम उसी से कर सकते हैं जिससे हमारा डीएनए मैच करता है, मतलब हम क्लोज रिलेटिव या फिर पेरेंट्स या ब्रदर, क्योंकि हमारे इनसे डीएनए मैच करते हैं। अगर ये भी नहीं एबल है तो फिर हम क्लोज रिलेटिव से ले सकते हैं, क्योंकि वो समथिंग उसका कुछ पार्ट हमसे मैच करेगा, लेकिन 100% नहीं होगा। अब ऐसा क्यों पॉसिबल, मतलब क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं हम दूसरों की किडनी ले सकते हैं? तो आपने देखा होगा जब भी हमें बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड हम कैसे, जैसे मुझे ब्लड की कमी हो गई तो मुझे ब्लड चाहिए, तो मुझे जैसे मेरा ब्लड मान लीजिएगा मेरा ब्लड अगर O पॉजिटिव है या फिर A पॉजिटिव है, मेरा ब्लड कैसा है? A पॉजिटिव है, तो मुझे किसका ब्लड चाहिए पड़ेगा? मुझे या तो A पॉजिटिव मिले या फिर O पॉजिटिव वाला दे दे। ऐसे नहीं कि मैं हर किसी का ब्लड ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती? जब हमने बॉडी फ्लूइड देखा था उसमें मैं एंटीबॉडीज देखी थी कि अगर मैं किसी अपोजिट व्यक्ति का ब्लड लेती हूँ तो जो उसकी एंटीबॉडीज हैं मेरी एंटी बॉडी पे एक्ट कर देंगी, मतलब मेरे ब्लड पर जो भी एंटीबॉडीज हैं वो एक्ट कर देंगी, है ना। एंटीजन अपोजिट होते हैं वो एक्ट कर देते हैं, और एक्ट करेंगे तो मेरा ही इम्यून सिस्टम मेरी ही बॉडी के सेल्स को मारेगा, फाइट करेगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस आएगी और हो सकता है डेथ भी हो जाए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? सेम ब्लड को ही दूसरी की बॉडी में डालना पड़ता है। जिसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है उसे A पॉजिटिव ही चढ़ाया जाए, जिसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है उसे B पॉजिटिव ही चढ़ाया जाए। सेम अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो आपको क्लोज रिलेटिव देखना पड़ेगा। फॉरेनर किडनी, मतलब इसमें हम बोलते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट करने में फॉरेनर किडनी की जरूरत पड़ती है। फॉरेनर किडनी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी बाहर के व्यक्ति की या फॉरेनिस्ट की या फिर मतलब अंग्रेज या किसी की भी विदेशी की किडनी हमें चाहिए। तो फॉरेनर किडनी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फॉरेनर किडनी का मतलब है किसी हमें छोड़कर किसी अदर व्यक्ति की, वो क्लोज रिलेटिव है जैसे हमारे, तो वो अदर है, हम तो है नहीं है, वो अदर है, तो अदर को ही हम क्या बोलेंगे? फॉरेनर किडनी। ठीक है, तो हम अगर देखें किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो उसकी कुछ कंडीशन है जिन्हें हम लिखने वाले हैं।
किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला तो क्या, टू ट्रांसफर अ फॉरेन किडनी इन द बॉडी, मतलब हमें फॉरेन किडनी ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फॉरेन मतलब फॉरेनर्स नहीं, समझ चुके हैं आप, क्लोज रिलेटिव, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहला तो ये क्या बात ध्यान रखने योग्य है, टू ट्रांसप्लांट अ फॉरेन किडनी टू बॉडी। पहली बात तो हमें क्या याद रखना है कि ट्रांसप्लांट कैसी किडनी को कराना है, फॉरेन किडनी को, मतलब दूसरे की, खुद की नहीं ले सकते, खुद की तो खराब ही है ना। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है कि जो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं कैसे डोनेट होना चाहिए, हर किसी का नहीं कर सकते हैं। किडनी ऐसी तो है नहीं कि मार्केट में मिले, किसी शॉप पर जाके या हॉस्पिटल में ऐसे ही ले चलिए, चलो हमें किडनी जरूरत है तो दे दीजिए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए बड़ा ही मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, वो कैसे होती है, क्या होती है, अब आगे चल के देखेंगे। तो अगर बात करें हम किडनी ट्रांसप्लांट की, तो हमें पहले तो क्या याद रखना चाहिए, टू ट्रांसप्लांट अ फॉरेन किडनी टू बॉडी, फॉरेन किडनी को ही बॉडी में ट्रांसप्लांट कराया जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर हम डोनेट कर रहे हैं किसी किडनी को या फिर हम किसी की किडनी ले रहे हैं, तो किसकी किडनी लेंगे हम, क्लोज रिलेटिव की। अब वो आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या क्लोज रिलेटिव भी हो सकते हैं, मतलब जिसका डीएनए कुछ पार्टी मैच करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये बात हम देख लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्गन आर जनरली, organ are generally donated by sibling, parents और क्लोज रिलेटेड। क्लियर, क्या बात याद रखनी है, पहला तो ये टू ट्रांसप्लांट अ फॉरेन किडनी टू बॉडी, दूसरा ऑर्गन आर जनरली डोनेटेड बाय सिबलिंग्स, पेरेंट्स और क्लोज रिलेटेड, मतलब ऑर्गन्स को हम या तो सिबलिंग से ले सकते हैं, पेरेंट्स से ले सकते हैं, या क्लोज रिलेटिव से। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी की किडनी ले लूंगी कि चलो ये तो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, इससे मेरी बहुत बनती, मेरी किडनी खराब है कि मुझे दे देगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब ये बात क्यों याद रखनी है, क्योंकि हम किडनी उसी से ले सकते हैं जिससे हमारा डीएनए मैच करे, ब्लड ग्रुप मैच करे, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम किसी और के ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाए तो वो उसी पर अटैक कर देता है। सेम हमारा डीएनए अगर मैच नहीं करता है तो कुछ हमारी बॉडी में ऐसी चीजें आ जाती है जिससे वो एक्ट कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही एक्ट कर देगा उस किडनी पर, डैमेज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें सेम लगभग चाहिए है, लेकिन हमें 100% सेम तो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पेरेंट्स या सिबलिंग्स या क्लोज रिलेटिव की किडनी लें तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक नहीं करता है, करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इफेक्टिवली थोड़ा कम करता है, करेगा। लेकिन ऐसा होगा कि वो उस पर अटैक तो कर रहा है, लेकिन उसके बदले में हम कुछ मेडिसिन लेंगे, उसके जब वो मेडिसिन लेंगे तो उससे क्या होगा, उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। बेसिकली उसका इफेक्ट थोड़ा कम ही है अकॉर्डिंग टू अदर किडनी, मतलब अगर हम किसी और की किडनी लेते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो किडनी भी खराब कर दे, क्योंकि वो अटैक करेगा 100 पूरा जोर लगा के उस पर। लेकिन हम अपने पहचान वालों की, मतलब पहचान इतनी ऐसा जानना पहचानना नहीं, हमारे क्लोज रिलेटिव की हम किडनी लेते हैं तो इस सिचुएशन में डीएनए मैच करता है, इम्यून सिस्टम मैच करता है थोड़ा बहुत, तो उसमें ना जो एक्ट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें किडनी कैसी होनी चाहिए, क्लोज रिलेटिव की होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर किसी और की किडनी लेंगे तो इम्यून सिस्टम एक्ट कर देगा, तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं हम उसे, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ foreign organ by
बॉडी इम्यून सिस्टम। क्लियर है? ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गन बाय बॉडी इम्यून सिस्टम। बॉडी का इम्यून सिस्टम के द्वारा क्या होगा, जो फॉरेनर किडनी है उस पर क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें क्या जरूरी, क्लोज रिलेटिव की किडनी ट्रांसप्लांट कराना जरूरी है। तो ये बातें जरूरी है किसके लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। सो आई होप आपको किडनी फेलियर एंड किडनी ट्रांसप्लांट इजीली समझ में आया है। तो ये तो बात हो गई कब, जब हमें किडनी ट्रांसफर कराना है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो ऐसा नहीं कि चलो किडनी डैमेज हो गई तुरंत हमें किडनी मिल गई। थोड़ा सा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है कि किडनी किसकी मिलेगी, बड़ा ही स्ट्रगल होता है। तो उस जिस टाइम पर आपकी किडनी नहीं मिल रही है और आपकी बॉडी में जो दोनों किडनी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और वो क्या नहीं कर पा रही है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी बॉडी में तो यूरिया बढ़ता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी है ना, मतलब बॉडी खराब हो सकती है, पूरे ऑर्गन डिफेक्ट हो सकते हैं एंड डेथ भी हो सकती है। तो जब तक किडनी नहीं मिल रही है और आपकी दोनों किडनी डैमेज है तो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं क्या, डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। सो डायलिसिस क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आपकी बॉडी में यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हम पूरे ब्लड को, मतलब बॉडी से उस यूरिया को बाहर निकाले बिना किडनी के हेल्प के। मतलब डायलिसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस यूरिया को रिमूव करने की, बॉडी से यूरिया को रिमूव करने की प्रोसेस है जिसमें हम किडनी की हेल्प नहीं लेते हैं, आर्टिफिशियली हम किडनी जैसा काम कराते हैं। तो अगर हम लिखें कि डायलिसिस क्या है, तो रिमूवल ऑफ यूरिया अदर वेस्ट मटेरियल removal of urea and other waste material artificially without help of kidney। क्या है डायलिसिस, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड यूरिया या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस बिना किडनी के हेल्प के, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब ये कैसे होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो अगर किसी बंदे को क्या हो जाता है, उसकी दोनों किडनी डैमेज हो जाती है, तो उसमें अगर डायलिसिस कराते हैं तो डायलिसिस के बेसिक दो टाइप होते हैं। टाइप ऑफ डायलिसिस की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा होमोडायलिसिस एंड दूसरा होता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। होमोडायलिसिस एंड दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। क्लियर, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हमें इसमें देखना है सिर्फ ओनली ऑन हीमोडायलिसिस। होमोडायलिसिस या होमोडायलिसिस का क्या मतलब है, होमो आप समझ पा रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड है। तो जब भी आपकी बॉडी में क्या किडनी दोनों डैमेज हो जाएंगी, बॉडी में यूरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, होमोडायलिसिस। क्या होता है होमोडायलिसिस में, अगर हम प्रोसेस देखें इसकी, तो कोई बंदा है, अगर उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, यूरिया की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इस सिचुएशन में हम इसकी बॉडी से पूरे ब्लड को निकालेंगे बाहर, एंड एक मशीन होती है उसमें उस ब्लड को डालेंगे और वापस से इसकी बॉडी में डाल देंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो आइए हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस।
देखेंगे प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। अब मान लीजिए ये कोई बंदा है जिसकी किडनी दोनों ही पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और अभी जब तक इसको किडनी नहीं मिल रही है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में करेंगे हम डायलिसिस की प्रोसेस। अब ये जो मशीन है इसे हम क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग मशीन। कैसे होती है प्रोसेस? सो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, हमने क्या बात की कि जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें बॉडी से ब्लड को पूरा बाहर निकालते हैं, इस मशीन के अंदर लेके जाते हैं, वापस से फिर उसको प्योर करने, इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के बाद वापस हम डालते हैं इसमें बॉडी में। इसको हम बोलते हैं डायलिसिस। सो नॉर्मली बेसिकली हम ब्लड कहाँ से निकालते हैं, वेन से, लेकिन इसमें केस कैसा होगा, हम आर्टरी से, कन्वीनियंट आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे। अब आर्टरी से क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें ब्लड को इंटर कराना है, बॉडी के पूरे ब्लड को, और हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत है। तो आर्टरी में ही, वेन में तो बेसिकली प्रेशर कम मिलता है क्योंकि घूम घुमा के जाता है, लेकिन जो आर्टरी है उसमें प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा, ब्लड प्रेशर। तो इसलिए हम आर्टरी से, जो आर्टरी है हम बोलते हैं कन्वीनियंट आर्टरी। अगर हम लिख लें इसे, किससे हम ब्लड लेंगे, आर्टरी से। तो आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड को बाहर निकालेंगे इस ट्यूब की हेल्प से। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, जिससे हम ब्लड को बाहर निकालेंगे। इस ट्यूब को दूसरी कलर से बना लेती हूँ मैं। कन्वीनियंट आर्टरी से हम क्या करेंगे, ब्लड को लेंगे और इस ट्यूब की हेल्प से, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, सेलोफियन ट्यूब। याद रखना है आपको, कौन सा ट्यूब, सेलोफियन ट्यूब। ठीक है, सेलोफियन ट्यूब की हेल्प से हम क्या करेंगे, बॉडी से, आर्टरी में से ब्लड को बाहर लेके आएंगे। अब इस ब्लड को हम कहाँ लेके जाएंगे, इस मशीन के अंदर, डायलाइजिंग मशीन के अंदर। अब इस मशीन में क्या खास बात होती है, यहाँ पर भरा होता है एक फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड होता है, इसकी एक खास बात होती है, इस फ्लूइड में सेम आयनिक कंसंट्रेशन होती है जैसे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें रहती है, मतलब एग्जैक्ट आयनिक कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा की जैसे ही होती है। तो इसमें हम क्या कराते हैं, इस ब्लड, इस ट्यूब को इंटर कराएंगे। ये जो सेलोफियन ट्यूब है इसको इसके अंदर इंटर कराते हैं एंड लास्ट में हम वापस से कन्वीनियंट आर्टरी में ज्वाइंट कर देते हैं। क्लियर? सो क्या होता है, अब आपको दूसरी बात ये याद रखना है, ये जो सेलोफियन ट्यूब है ये इसके अंदर किसकी, डायलाइजिंग मशीन के अंदर इंटर कर रहा है, और जो डायलाइजिंग मशीन है इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा है इसके अंदर कैसी आयनिक कंसंट्रेशन क्या है, सेम आयनिक कंसंट्रेशन है जैसे हमारी ब्लड में जो प्लाज्मा के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन होती है, सेम इसी में इसमें भी आयनिक कंसंट्रेशन वही है। तो अब जब इसमें ये सेलोफियन ट्यूब इंटर करता है तो दूसरे आपको क्या याद रखना, जो सेलोफियन ट्यूब है इसकी एक खास बात होती है, ये होता है परमिएबल टू यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट एंड यूरिया के लिए ये ट्यूब होती है परमिएबल। तो जैसे ये इंटर करता है यहाँ, तो यहाँ से क्या होता है, सेम आयनिक कंसंट्रेशन होने के कारण जो यूरिया है रिमूव होने लगता है यहाँ से। क्लियर? सो यूरिया जब यहाँ से रिमूव होने लगेगा एंड के पॉजिटिव, NH3 अमोनिया, ये सारी चीजें, H पॉजिटिव, ये सारी चीज यहाँ से बॉडी से रिमूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की इसकी किडनी दोनों ही पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, इसकी बॉडी में यूरिया की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जब तक किडनी नहीं मिल रही उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होगा, जिसकी इसकी कन्वीनियंट आर्टरी है, इससे हम ब्लड को लेंगे सेलोफियन ट्यूब की हेल्प से। ये सेलोफियन ट्यूब इंटर करेगा डायलाइजिंग मशीन के अंदर। डायलाइजिंग मशीन के अंदर जो फ्लूइड पड़ा है उसमें सेम आयनिक कंसंट्रेशन है जितनी हमारी प्लाज्मा में होती है। ठीक है, अब जब ये इंटर करती है ट्यूब, और इसकी ट्यूब की खास बात होती है ये परमिएबल होती है यूरिया के लिए परमिएबल एंड अदर वेस्ट मटेरियल आयंस के लिए परमिएबल होगी। सो क्या होगा, जब इसके अंदर इंटर करती है, यहाँ से रोटेट होती है, घूमती है इस टाइप के बना के पिरामिड्स, तो क्या होगा, यहाँ से यूरिया एंड आयंस को रिमूव करेंगे। जब यूरिया एंड आयन रिमूव हो गए तो जो इम्प्योर ब्लड है प्योर में कन्वर्ट होता जाएगा, और ये जो फ्लूइड पड़ा है ना यहाँ पर, ये इम्प्योर होता जाएगा। अब ये इम्प्योर क्यों हो रहा है, क्योंकि
ब्लड से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिया, आयंस, ये सारी चीजें बाहर निकल रही हैं। जब ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी तो ये जो फ्लूइड है गंदा होता जाएगा, ठीक है। अब ये गंदा होता जाएगा और यहाँ से प्योर होता जाएगा, ब्लड तो इसके अंदर इंटर करेगा। सो जब हम डायलिसिस करेंगे तो हमें एक बात याद रखनी है, जिस व्यक्ति की किडनी टोटली डैमेज हो चुकी, पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो उसको एक हफ्ते में क्या करना पड़ेगा, 3 बार हमें डायलिसिस करना पड़ेगा उस व्यक्ति का। जिसकी किडनी दोनों ही डैमेज हो चुकी है उसका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना होता है, क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रही है लेकिन बॉडी में तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया बढ़ता जा रहा है। तो यूरिया ज्यादा ना बढ़ जाए, दिक्कत ना हो जाए और ऑर्गन्स पे इफेक्ट ना हो जाए, तो हर 2 दिन में हम क्या करेंगे, डायलिसिस की प्रोसेस करेंगे। क्लियर है? डायलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा, अब जिस व्यक्ति की किडनी दोनों ही खराब है, उसमें यूरिया बढ़ता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में उसका यूरिया चलता, जो डायलिसिस है वो 3 से 4 घंटे तक चलता है, ठीक है। 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, मिनिमम 2 से और एक्स्ट्रा 4-5 घंटे चल सकता है, ठीक है। तो डायलिसिस की ऐसे प्रोसेस होगी, जिसकी दोनों किडनी खराब है उसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ेगा और चलेगा ये 3 से 4 घंटे तक चलेगा, 2 से 3 घंटे तक डायलिसिस की प्रोसेस चलेगी। क्लियर? अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये इम्प्योरिटी बाहर निकल रही है, मतलब गंदगी ब्लड की बाहर निकल रही है, तो जो फ्लूइड है बहुत गंदा होता जाएगा। तो ये फ्लूइड गंदा होता जाता है, इसलिए हम एक और ट्यूब होती है यहाँ से उस फ्लूइड को निकालने के लिए, और फिर हम इसमें बार बार हर एक टाइम कुछ टाइम में यहाँ पर दूसरा फ्लूइड इंटर कराते हैं। मतलब ब्लड ये जो है गंदा होता जाएगा, अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो वापस से इम्प्योर चीजें अंदर जाते जाएंगी ब्लड में, इसलिए जैसे ही में फ्लूइड गंदा होगा तो यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे नया फ्लूइड डालेंगे, तो ये बार बार हमें दोहराना पड़ेगा ये चीजें। क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी डायलिसिस की। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको मजा आ रहा है, हमारे साथ बने रहने में आनंद आ रहा है, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपडेट मिलता रहे आपको चीजों को। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।